बिफोर आई बिगिन द वीडियो लेट मी टेल यू समथिंग। किसी भी एग्जाम में जो बच्चा टॉप करता है एंड जो बच्चा फेल हो जाता है, दोनों के गोल्स एक होते हैं, दोनों को मिलने वाला टाइम भी एक होता है एंड इवन दोनों को मिलने वाले टीचर्स, स्टडी मटेरियल्स भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो आखिर वो डिफरेंस कहाँ आता है? किस वजह से कोई लड़का टॉप कर जाता है एंड कोई लड़का नीचे रह जाता है? वो डिफरेंस आता है कि क्या हैबिट आप फॉलो कर रहे हो, क्या सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है एग्जामिनेशंस को लेके। तो देखो, रॉ मटेरियल्स तो बेसिकली सबको सिमिलर ही मिलता है, बट आप कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हो, आप कौन सी हैबिट्स फॉलो कर रहे हो और आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में कितना अच्छे से पता है। अगर आपको ये सब चीजें पता हो, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और सिलेक्शन पा सकते हो। नीट का एग्जाम काफी पास आ रहा है एंड आई नो कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबकी अपनी अपनी कहानी होगी। किसी का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं होगा, किसी ने टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं दे रखे होंगे, या किसी को चीजें याद नहीं हो रही होंगी, या किसी को किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी। देखो, प्रॉब्लम तो सबकी अलग अलग है, बट आई थिंक अप्रोच जो है वो आपको सही पता होनी चाहिए और सिस्टम क्या है वो आपको सही पता होना चाहिए। कि ये जो स्ट्रेटजी है ये मैंने फॉलो की थी एंड मैं आपको एक गाइड की तरह बता रहा हूँ कि मतलब ऐसी स्ट्रेटजी होती है, बट आपको एक्चुअली में जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, आपके खुद के कंडीशंस के हिसाब से होनी चाहिए। तो उस हिसाब से प्लीज कोरिलेट कर लेना। Jai Hind everyone, welcome to my channel Doc Rocks. I am Pragesh Mishra. I am currently a second year MBBS student at King George's Medical University, Lucknow, which is one of the best medical colleges of Uttar Pradesh. And I have secured all in a rank of 1694 in my NEET 2021 examination. I have also cleared my KVPY exam with all in a rank of 1024 and I have scored 99% in my board exam. तो मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ जिस फेज से आप गुजरने वाले हो, एंड मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे एंड मुझे क्या गाइडेंस नहीं मिली थी एंड मुझे क्या पता चला नीट एग्जाम के पैटर्न के बारे में एंड कैसे टॉपर सोचते हैं। तो देखो, मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है वाराणसी के JRS ट्यूटोरियल से। क्लास 11 तक मैं अबव एवरेज ही था, मेरे 450-500 के अराउंड मार्क्स आते थे। क्लास 12 में मैंने ज़्यादा मेहनत करी और मैंने सही पैटर्न को फॉलो किया जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से फिर मेरे मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हुए और मेरे मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली 680, 690, 700 तक मार्क्स आने लगे। तो नीट एग्जाम में बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहला है कि आपका सिलेबस जो है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, दूसरा है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन करने हैं एंड तीसरा है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं। अब आप इन तीनों चीज़ों को अपने हिसाब से कोरिलेट करो। आपका सिलेबस कितना ज़्यादा छूटा हुआ है, आपका रिवीजन कितना ज़्यादा छूटा हुआ है और आपका टेस्ट कितना ज़्यादा छूटा हुआ है। तो जो ऑप्टिमम है वो तो ये है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपका रिवीजन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स हो जाना चाहिए एंड आपको एटलीस्ट 50 के आसपास मॉक टेस्ट देने होते हैं। बट एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ वो ये कि आपकी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। मेरी भी प्रिपरेशन नीट के एग्जाम के एक दिन पहले तक मुझे लगता था कि मैंने ये नहीं पढ़ा है या मैं ये पढ़ लेता तो और अच्छा हो जाता, और ये मुझे ही नहीं मेरे सारे दोस्तों को लगा था। इसका मतलब क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 100% सब कुछ प्रिपेयर करके चलना है। आप 100% तक तो सोच के नहीं जा सकते, आप 80 to 90% के बीच में अपना स्वीट स्पॉट ढूंढ लो कि जैसे ठीक है 80 to 90% अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो उतना तक मेरा गोल है, फिर मुझे रिवीजन पे ध्यान देना है 80 to 90% एंड फिर मुझे टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। क्योंकि देखो, सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आप रिवीजन अच्छे से करोगे तो आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर आप टेस्ट ज़्यादा लगाओगे तो उससे रिवीजन करने में और आसानी होगी, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपकी वीक है, और साथ ही साथ इनसे ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, या आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि कौन सी चीज़ आप फालतू में पढ़ रहे थे जो कि कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और वो कल से नहीं आज से स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो कि आपके मेन चैप्टर्स जो है उसमें क्या क्या छूटा हुआ है। अगर छूटा हुआ तो उस पर टाइम दो, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में रिवीजन के चक्कर में पढ़ोगे ना तो आपको हमेशा वो सताएगा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने बहुत बार रिवाइज नहीं भी किया हुआ है, तभी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप एग्जाम में काम कर जाओगे। और आप बहुत बार बार रटने का उन्हें ट्राई कर रहे हो तो आप एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे, आपको आती हुई चीज़ भी नहीं आएगी। इसीलिए आप जितना भी पढ़ो ट्राई करो कि एटलीस्ट उतना तो मुझे आ जाए, एटलीस्ट बेसिक लेवल का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लेवल का आपको हर जगह आना चाहिए। इसीलिए आपको ओरिएंटेड होकर पढ़ना है। तो सबसे पहले अपनी सिलेबस को कंप्लीट करो। अभी भी नीट एग्जाम में अराउंड 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आप सबसे पहले ट्राई करो कि अपना जो छूटा हुआ सिलेबस है उसे कंप्लीट करो। लेकिन कभी भी आपका सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं होगा। एंड आई थिंक जो सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि वो टेस्ट देने से डरते हैं।
उन्हें लगता है कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर अभी मुझे फिजिक्स में थोड़ा सा ये पढ़ना था, या अभी मैंने ये रिवाइज नहीं किया है तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा क्योंकि मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो यार प्लीज़ इस फोबिया से निकलो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नीट एग्ज़ाम में टेस्ट ही देना है, तो आप उसी की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करो जो आपको एक्चुअल में करना है। एंड आई थिंक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कोई भी रिवीजन मटेरियल नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्टिव रिकॉल होता है। आप जब क्वेश्चन लगाते हो तो आप एक्टिवली रिकॉल करते हो चीज़ों को, और आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसमें आप टेस्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, रिवीजन करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको टेस्ट लगातार देते जाना है और उसके साथ साथ कॉन्करेंट सिलेबस कंप्लीट करना है एंड रिवीजन करना है, क्योंकि टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है नीट के स्पेशली लास्ट मंथ्स में। क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और उसमें से क्या चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं। जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें से जो भी चीज़ें अराउंड 20 टॉपिक्स ऐसे थे जिसके बारे में आपको अच्छे से पता नहीं था, आपने वो पढ़ा, आपने दूसरा टेस्ट दिया, फिर उसमें 20 नई चीज़ें आ गई जो कि आपको पता नहीं था। ऐसे जब आप 5-6 टेस्ट दोगे तो आपको सारी लगभग नई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आपको पता नहीं था, आइडिया आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद से जब अब फर्दर टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 20 चीज़ें मैंने पढ़ी थी उसमें से 10 चीज़ें ही मुझे अभी याद हैं। तो फिर आप करोगे रिवाइज, और जब आप करोगे रिवाइज तो उसके बाद से वो नंबर 10 से घट के 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, एंड ऐसे ऐसे करके आप अपने सिली मिस्टेक्स को भी कम कर सकते हो और अपना स्कोर आप धीरे धीरे उठा सकते हो। मॉक टेस्ट में आपके जितने भी नंबर आते हैं ना, अपने आप माइंड उस हिसाब से सेट हो जाता है। तो आप बहुत ट्राई भी कर लो ना, फिर भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे होते हैं मॉक टेस्ट में। और अगर आपको अपने मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दो। अगर आपके पास ऑफलाइन नहीं है, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी ट्राई करो कि एक्चुअल में बिना बुक खोले प्रॉपर बैठ के एक साथ 3 घंटे में दे। आप ट्राइबर कैफ़े में जाके दे सकते हो अगर आपको थोड़ा और अच्छे से माहौल चाहिए तो। एंड ट्राई करो एक फिजिकल OMR शीट परचेज कर लेने की, ताकि उस OMR फिलिंग की भी प्रैक्टिस कर सको। एक्चुअल में मेरे नीट एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन OMR फिलिंग की वजह से गलत हो गए थे। हालांकि मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की थी, बट फिर भी OMR फिलिंग की वजह से मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे नीट एग्जाम में। एंड दैट्स वाई आई विल से कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करना OMR फिलिंग की। और आप जैसे जैसे टेस्ट दे रहे हो ना, वैसे वैसे उनकी एक मिस्टेक बुक या फिर छोटी कॉपी बना लो, जहाँ पे टेस्ट में जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। जैसे मुझे जो है फिजिक्स में बीट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत परेशान करते थे। मुझे वो क्वेश्चन बनते ही नहीं थे कि कैसे हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जबकि वो सबसे आसान क्वेश्चन है नीट के, बट मुझे अक्सर वो क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो मैंने क्या किया कि बार बार एनालाइज किया कि ठीक है मेरे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। उसके बाद से फिर मैंने उसे अच्छे से पढ़ा और उससे क्वेश्चन में लिख लिया। तो जब भी मैं नया टेस्ट देने जाता था तो ज़रूर एक बार उसे देखता था कि उसका क्या फॉर्मूला था, उसका क्या डेरिवेशन था, जिसके बाद से बीट वाले क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं हुए। तो मिस्टेक बुक कैसे बनाना है, तो जैसे एक कॉपी है, उसमें आपने खोला, कोई भी पेपर दिया। देखो पेपर देने के बाद 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी अगर आपको लग जाए तो एनालाइज ज़रूर करना। यार देखो ये मैं बार बार रिडंडेंटली बोलता हूँ, क्योंकि क्या है ना, बच्चे एनालाइज नहीं करते। टेस्ट दोगे 3 घंटे और अगर उसे एनालाइज नहीं करोगे ना तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। जब आप एनालाइज करते हो तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि आपने कहाँ गलती की थी, और उसे डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में मत लिखो, उस टॉपिक को ही लिख लो। उस टॉपिक को दोबारा पढ़ के अपने मिस्टेक बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो जो आपकी बार बार गलत हो रही है। एंड साथ ही साथ जो याद करने वाली चीज़ें, जो रटने वाली चीज़ें हैं, बायो में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले क्या होगा ना, आपको बहुत डर लगने लगेगा कि यार ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है अगर आपको लास्ट में 1-2-3 फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे। तो आपके पास एक कॉपी में सब लिखा होना चाहिए जो भी आपको याद नहीं हो रहा है, या फिर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस आप लिख लो, फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको नहीं याद हो रहे हैं एंड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लिख लो। ये सब आपको करना है। आपको बताता हूँ कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, एंड इंक्लूडिंग मी, जो मैंने भी किए थे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा मिस्टेक जो आप करते हो वो आप कर रहे हो अभी, यानी ये वीडियो देख रहे हो। तो देखो जोक्स अपार्ट, कैन आई क्रैक नीट इन 3 मंथ्स का क्या मतलब है? अगर मैंने क्रैक कर दिया तो आप कर सकते हो, ये ज़रूरी तो है नहीं। या फिर अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया तो आप नहीं कर सकते, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। आपको हर बार वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से एक टारगेटेड प्लान सोचो। क्या है कि आप जब रिवाइज करने जाओगे तो आपको रिवाइज करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मुझे पहले से आता है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा है।
उसके बाद से आप थोड़ा सा यूट्यूब पे मोटिवेशन खोजोगे, एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आप 2 घंटे रील देखोगे एंड उसके बाद आप गिल्ट करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है वो इन 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल भी बंद कर दो। आप ट्राई करो कोई और बुक्स पढ़ना। तो इस टाइम पर रिवीजन के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठे कर लो कोचिंग्स के एंड क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन आए हैं उसी से रिवाइज करो। अगर आप मॉड्यूल लगाने जाओगे उसमें अगर आपने 100 क्वेश्चंस लगाए तो उसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन नीट में शायद आए या ना आए। तो अगर आपने कोचिंग के 30-40 फुल टेस्ट पेपर लगा लिए और प्रीवियस 10 ईयर के नीट के पेपर्स लगा लिए तो वो 90% चांस है कि उसी में से वैसा ही क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी पूछेगा। ट्राई करो सेल्फ हेल्प बुक्स, जैसे कि ये बुक है एटॉमिक हैबिट्स। आप ऐसी बुक्स को पढ़ सकते हो। इसको पढ़ोगे 10-15 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। उससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे तो आपका अपने आप स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा, आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी पता चल जाएंगी, आपको मोटिवेशन भी मिल जाएगा। और फ़ोन पे मोटिवेशन खोजोगे तो मोटिवेशन तो है लेकिन उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इस उम्र में आप डिस्ट्रैक्शन अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मेरे से खुद नहीं होता था, मैं खुद यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ यार जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो। रिवीजन के लिए क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, यह भी बहुत लोगों का सवाल रहता है कि एक्चुअल में कहाँ से क्वेश्चन लगाएं, क्या मैं मॉड्यूल से क्वेश्चन करूं। देखो सारे टीचर्स भी यही कहते हैं कि आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपने पहले से किए हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा अलग नहीं करना है। तो आपने अगर कोई मॉड्यूल फॉलो किया है तो वो भी कर सकते हो, तो उसी को लगाओ। जैसे मैं इंगेज के फिजिक्स के मॉड्यूल्स प्रैक्टिस किए थे तो मैं उसे ही प्रैक्टिस करता था। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए एंड उसके साथ साथ जो भी आपके क्लासरूम नोट्स में जो भी आपके कॉपी में क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। अगर आपको फार्मूला क्लियर तो आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। एंड जो बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है इसमें जो है याद करने वाले पोर्शन ज़्यादा हैं तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आता है ताकि आप उस अप्रोच से एनसीईआरटी पढ़ सको। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है यार। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी बट वो नीट एग्ज़ाम के पहले ही उनको कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर उनका जो है दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं आया। इसके लिए आप प्लीज़ अपनी स्लीप हाइजीन फॉलो करना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अपने आप को स्ट्रेन मत करना ताकि आप एग्जाम के टाइम पे एटलीस्ट अपना बेस्ट दे पाओ जितना भी आपने पढ़ा है। आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और हमारा नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे कनेक्टेड।